बिरजू अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई। पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ राधिका, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही गुड़िया लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा राधिका के हाथ में थमा दिया। तभी बिरजू की पत्नी अर्चना बिरजू से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बातें कर रही हो अर्चना? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ बेचे हैं तो क्या हुआ? अरे इस देश में ना जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। बिरजू अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी बिरजू की ही तरह एक लालची व्यक्ति था। बिरजू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? बिरजू, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। ये भी सुना है कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलिए चलकर देखते हैं। बिरजू मुखिया के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे हुए थे। बिरजू ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है बिरजू, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। बिरजू ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। अचानक वो गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू और मुखिया की ओर देखते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। बिरजू खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहां से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं बिरजू भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छिन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो बिरजू, पर ना जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह से डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया, मगर मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। बिरजू हंसते हुए अपने आप से कहता है, मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता? अरे कुछ पैसे देकर ही टरका देता। बिरजू सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन बिरजू अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी गांव का सुखिया नाम का गरीब व्यक्ति
बिरजू के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बिरजू भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान है, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा। निकल जाओ यहाँ से। सुखिया अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया कि तभी बिरजू की पत्नी अर्चना घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ अर्चना? पता नहीं राधिका को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है और ना किसी बात का जवाब दे रही है। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी अर्चना के साथ राधिका के कमरे में चला गया। उसने देखा राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ मत अर्चना, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। बिरजू तुरंत अपनी बेटी राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का बहुत इलाज किया, मगर राधिका को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। अर्चना बिरजू से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रत्ना ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी राधिका को रतन ताई को दिखा दें। बिरजू अपनी बेटी को अपनी पत्नी अर्चना के साथ रतन ताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू चौंकता हुआ कहता है, श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अभी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तो उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल पेड़ पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर वस्तु तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने थे। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति बिरजू को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, मगर अपनी इस तरबूज के गांव में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के गांव में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज,
मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आ रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कस कर पकड़ लेना, तुम अपने आप को स्वयं अपने गांव में पाओगे। बिरजू ने बीजों को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब व्यक्ति आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश ला कर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है। अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा। देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे। वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर, चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर, चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह एक वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे, उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। एक गांव में धनीराम नाम का एक अकड़ू और घमंडी सेठ रहा करता था। एक दिन धनीराम की पत्नी अर्चना धनीराम से बोली, अजी सुनिए, आप गांव वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्चना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। लो कर लो बात, भला इसमें आपके काम की बात कहाँ से आ गई जी? अर्चना, मेरा सूद का व्यापार है। अगर मैं सभी गांव वालों से अच्छी तरह से बात करूंगा तो वो मेरे सारे पैसे मारकर बैठ जाएंगे। इतना बोलकर धनीराम अकड़ता हुआ अपनी हवेली से बाहर चला गया और सीधा मुखिया के घर पर पहुंच गया। मुखिया जी, तुम्हारे गरीब मित्र ने अभी तक मेरे पैसे सूद सहित वापस नहीं लौटाए। अरे धनीराम जी लौटा देगा, अभी इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जितना वक्त देना था दे दिया। अब या तो मुझे मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मैं उसकी जमीन छीन लूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, सुखिया बेचारा बहुत गरीब है। छोटी सी जमीन है उसकी, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, सीधे सुखिया के पास जाऊंगा। धनीराम सीधा अपनी हवेली चला गया। धनीराम को देखकर उसका वफादार साथी कालिया उससे बोला, क्या बात है सेठ जी, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं कालिया, ये सुखिया अपने आप को समझता क्या है। आज तो मैंने मुखिया को भी धमकी दे दी है कि कल या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए या सुखिया की जमीन। सेठ जी, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तब उसकी जमीन छीन ली जाती थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम जी, कुछ ही दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में हर परिवार की आवश्यकता होती है पंखा, कूलर। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। लगभग सारे गांव ने आपसे कुछ ना कुछ कर्ज ले रखा है। उन सबके घरों के कूलर और पंखे ब्याज के रूप में ले लीजिए।
इस तरह आपकी ब्याज भी वसूल हो जाएगी और लोग आपके कर्जदार भी बने रहेंगे। वाह कालिया वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो मैं पहले भी प्रशंसा करता था और अब तो मैं इसका कायल भी हो गया। कुछ दिन बाद भयंकर गर्मी की शुरुआत हो गई। सुखिया बाजार से नया कूलर लेकर घर पर आया ही था कि तभी उसकी 12 वर्षीय बेटी चंपा खुश होते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, देखिए पिताजी बाजार से नया कूलर लेकर आए हैं। अजी, क्या जरूरत थी कूलर लाने की? पहले आपको धनी राम जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप बता रहे थे कि धनी राम मुखिया को हमारा खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मैं कुछ दिनों बाद धनी राम जी की पाई पाई लौटा दूंगा चंपा। अगर गर्मियाँ नहीं आती तो मैं तो सारा कर्ज चुका देता। तभी वहाँ पर धनी राम अकड़ता हुआ कालिया के साथ आ गया। वाह सुखिया वाह, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मगर बाजार से नया कूलर खरीदने के लिए पैसे हैं। धनी राम जी, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाते रहना सुखिया, फिलहाल तो मैं ब्याज के रूप में तुम्हारा ये कूलर उठाकर ले जा रहा हूँ। धनी राम सुखिया का कूलर घर से जबरदस्ती ले गया और शाम तक धनी राम ने अपनी हवेली में रखवा दिए और कालिया से बोला, तुम्हारा जवाब नहीं कालिया, अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि मेरे पैसे समय पर नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। आपका दबदबा और बढ़ जाएगा सेठ जी। जब लोग गर्मी में सड़ेंगे तब वो अपने घर के पंखे और कूलर लेने के लिए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, तब आप मनमानी ब्याज वसूलना। अगले दिन सुखिया की बेटी रोते हुए बोली, पिताजी, अब क्या होगा? धनी राम जी तो हमारा कूलर और टूटा हुआ पंखा भी छीन कर ले गए। बिटिया, वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि गांव के हर घर से कूलर और पंखा छीन कर ले गया है। आज जब मैं कूलर मांगने गया तो धनी राम ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे उसकी आधी रकम लौटा दी। उसके बाद भी उसने ना तो मुझे मेरा कूलर दिया और ना ही टूटा हुआ पंखा। जो भी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब क्या होगा? यही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है आरती। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं अपने खेत में कुछ खेती कर सकूं। अरे फसल बेचकर तो अपनी बिटिया चमकी के लिए मैंने कूलर खरीदा था। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी। ये सब देखकर भी धनी राम को उन सब पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। देखा कालिया, सारे गांव वाले गर्मी के मारे कितने परेशान हैं। आपके पैसे नहीं देने का अंजाम भुगत रहे हैं सेठ जी। इधर सुखिया चिंतित अवस्था में अपने खेत की ओर देख रहा था कि तभी गांव के सबसे बूढ़े काका सुखिया के पास आकर बोले, क्या हुआ सुखिया, काहे को चिंतित बैठे हो? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते हैं कि धनी राम ने गांव में सबका जीना हराम कर दिया है। मेरे पास तो अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। काका बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिनों में उस जंगल में एक दुकान लगती है और उस दुकान पर तरबूज के बीज बिकते हैं। तुम उन बीजों को खरीद लो और अपने खेत में बो दो। काका, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जब तक तरबूज की फसल तैयार होगी तब तक तो उसका समय ही निकल जाएगा। तुम उन बीजों को लेकर तो आओ, और हाँ, ये एक रहस्य है, इस रहस्य का कभी खुलासा मत करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। ये काका भी ना कमाल की चीज है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो, फिर भी देखने में क्या बुराई है। सुखिया काका के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी और वहां पर तरह तरह के बीज रखे हुए थे। सुखिया दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे मेरे गांव के बूढ़े काका ने आपका पता बताया है। क्या मुझे कुछ बीज मिल सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं,
तुम इन तरबूज के बीजों को ले जाओ। बीजों की कीमत मेरे पास कुछ दिनों बाद स्वयं आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ दिनों बाद समझ जाओगे। सुखिया उन तरबूज के बीजों को लेकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। कल से मैं और चमकी भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। इसी बहाने खेतों में कुछ हवा तो खाने को मिलेगी। सुखिया उन बीजों को बोने लगा। अगली दोपहर सुखिया और उसका परिवार जब अपने खेत में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खेत में बहुत बड़े आकार के तरबूज रखे हुए थे। अरे आरती, एक रात में कौन सी फसल उगती है, वो भी इतने बड़े आकार की? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। इन तरबूज को काटकर इनका छत भी बनाया जा सकता है। सुखिया ने एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसको बीच में से काट दिया और अपनी बेटी को खिलाने लगा। अचानक चमकी धूप के कारण बेहोश हो गई। चमकी, क्या हुआ बिटिया? आंखें खोल। लगता है ये धूप के कारण बेहोश हो गई। सुखिया तुरंत उस तरबूज के छिलके को छाते का आकार देकर चमकी के ऊपर ढक दिया। अचानक चमकी होश में आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, गर्मी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, इस तरबूज के छाते के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। चमकी की बात सुनकर सुखिया ने तुरंत 2 तरबूज काटकर उनका छाता बना दिया। सुखिया और उसकी पत्नी को बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होने लगा। अजी, आखिर ऐसे कौन से तरबूज के बीज लेकर आए हैं आप, जो कि इतने चमत्कारी तरबूज हमारे खेत में उगाए? सुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक रहस्य है आरती। पिताजी, हमारा पूरा गांव गर्मी के मारे परेशान है। आप तरबूज बेचने के बजाय तरबूज का छाता क्यों नहीं बेचते? सुखिया को चमकी का उपाय बहुत पसंद आया। सुखिया बाजार में तरबूजों के छाते बनाकर बेचने चला गया। एक व्यक्ति जो कि गर्मी से परेशान था, वो आकर बोला, अरे भैया, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तरह का छाता तो मैंने पहली बार देखा है। ये तरबूज का छाता है। इस छाते के नीचे आपको बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। तो फिर लाइए, एक मुझे दे दीजिए। वो ग्राहक जैसे ही उस तरबूज के छाते के नीचे आया, उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। भैया, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का छाता तो चमत्कारिक है। कुछ ही दिनों में सारा गांव सुखिया के तरबूज का छाता इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर कूलर और पंखों के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। उन सब ने एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में एक दुकानदार सारे दुकानदारों से बोला, ये सब धनी राम के कारण हुआ है। ना ही वो सारे गांव के पंखे और कूलर ब्याज के रूप में उठाकर ले जाता और ना ही सुखिया के तरबूज के छाते इतने प्रसिद्ध होते। अरे, उसके छाते के नीचे तो ठंडक महसूस होती है, तो भला लोग हमसे हमारे कूलर और पंखे क्यों खरीदेंगे? सारे फसाद की जड़ धनी राम है और उसका साथी कालिया। उन दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सारे दुकानदार एकत्रित होकर दूसरे दिन धनी राम के घर पर पहुंच गए। इतने दुकानदारों को देखकर धनी राम और कालिया घबरा गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये सब तुम्हारी ही करने का असर है कि हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना बोलकर दुकानदार सभी दुकानदारों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। धनी राम और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सुखिया की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी। सुखिया बूढ़े काका के पास जाकर बोला, काका, आखिर वो दुकानदार कौन से बीज बेचता है? क्या अब भी मुझे इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे? मुझे उसके बारे में मेरे परदादा ने बताया था। उन दिनों कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो वो सब तरबूज के इसी छाते का इस्तेमाल करते थे। सुखिया मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया।
सुखिया आज भी तरबूज के छाते बनाकर बेचता है। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पत्य थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुल देवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए।
हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1 लाख रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1 लाख रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है। एक बार की बात है, महाराज कृष्ण देव की माँ बहुत बीमार थीं। उन्हें तरबूज बहुत पसंद था और वो अपने अंतिम समय में ब्राह्मणों को तरबूज दान करना चाहती थीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी कुछ लालची ब्राह्मणों ने महाराज को बताया कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मणों के लिए तरबूज लेकर आएं। महाराज को दुखी और गुस्से में देख सैनिकों की महाराज से ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई कि ये तरबूज का मौसम नहीं है और डर के मारे वो
चुपचाप तरबूज की तलाश में चले गए। वो हर जगह बाजार में तरबूज तलाशने लगे, पर उन्हें तरबूज कहीं नहीं मिला और सैनिक थक हार कर वापस महल आ गए और महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है, जिस कारण बाजार में कहीं भी तरबूज नहीं मिला। ये सुन महाराज को गुस्सा आ गया। तभी एक लालची पंडित ने महाराज से कहा, महाराज, अगर कहीं भी तरबूज नहीं मिल रहा तो इसका एक ही उपाय है। आप शुद्ध सोने के बने हुए तरबूज ब्राह्मणों को भेंट कर दीजिए। इससे राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। महाराज ने अपने दरबारियों को जल्द से जल्द शुद्ध सोने के तरबूज बनवाने का आदेश दे दिया। ये बात सुनकर सारे ब्राह्मण बेहद खुश हो गए। वहीं दरबार में चुपचाप खड़े तेनालीराम पंडितों के मन के लालच को अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये लालची ब्राह्मण महाराज के भोलेपन और मौके का फायदा उठा रहे हैं। तेनालीराम ने पंडितों को सही सबक सिखाने की एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को अपनी माँ के श्राद्ध में खाने पर बुलाया और उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन परोसा। सारे ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश हुए। मैं आप सभी को अपनी माँ के आखिरी इच्छा की चीजें उपहार में देना चाहता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। ये सुन सभी ब्राह्मण तेनाली से मिलने वाले उपहार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की 2 सलियों को आग में गर्म कर रहा है। तभी एक ब्राह्मण ने जाकर तेनालीराम से पूछा, अरे तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा की वस्तु तैयार कर रहा हूँ, आप सभी को भेंट में देने के लिए। ब्राह्मण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसने गर्म लोहे को देख घबराते हुए पूछा, अंतिम इच्छा वस्तु वो क्या है? तेनालीराम ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, मेरी माँ के जोड़ों में बहुत दर्द हुआ करता था और अपने अंतिम समय में चाहती थी कि गर्म लोहे की सलिया उनके जोड़ों पर रखी जाए ताकि उन्हें दर्द से मुक्ति मिले, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इसलिए अब यह गर्म सलिया मैं आप सभी के जोड़ों पर रखूंगा ताकि मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सब चौंक कर एक साथ बोलते हैं, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे ये किसने कहा कि हमारे जोड़ों पर गर्म लोहे की सलिया दागने से तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सोने के तरबूज लेने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ को क्यों नहीं? ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों को तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो सभी महाराज के दरबार पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे और तेनालीराम की सारी हरकतों के बारे में बताया और महाराज के सामने ये स्वीकार किया कि वो लालची हो गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज से सोने के तरबूज उपहार में मांगे थे। तेनालीराम की समझदारी और बुद्धिमानी से महाराज एक बार फिर बेहद खुश हुए और तेनालीराम की खूब तारीफ की। गुजरात में रहने वाले रमेश भाई शांतनु की नमक की फैक्ट्री थी। वे कच्छ की खाड़ी से नमक निकालकर बेचा करते थे। रमेश ने देखा कि कुछ महीनों से उनकी कंपनी के नमक की बिक्री कम हो रही है।
उन्होंने ये बात अपने मैनेजर को बताई। सर, हमें कोई आकर्षक ऑफर निकालना चाहिए, इससे हमारे नमक की बिक्री बढ़ सकती है। आकर्षक ऑफर? ऐसा करो, नमक में सोने का ऑफर निकालो। उज्ज्वला नमक खरीदो और सोने के बिस्किट जीतो। रमेश भाई शांतनु का नमक गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे गांव में सप्लाई होता था। राजस्थान में तारापुर नाम का एक गांव था, जहां पिंटू और मालू का परिवार रहता था। पिंटू और मालू के पिता एक गरीब किसान थे। उनके खेत में खाने भर के लिए ही अनाज हो पाता था। माँ, दिवाली आने वाली है। पिछली बार आपने कहा था कि हम टीवी और फ्रिज खरीदेंगे। अगर हमारे फ्रिज होगा तो फ्रिज का ठंडा पानी पी पाएंगे, टीवी होगी तो हम खूब सारे नाटक देख पाएंगे। हाँ, और पिक्चर भी, जैसे प्रधान जी के यहाँ पर पिक्चर चलती है, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे, दिल वाले। बच्चों, हमारे घर टीवी और फ्रिज नहीं आ सकते। हमारे पास कभी इतने पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाते कि हम टीवी और फ्रिज खरीद सके। लो, पिताजी आ गए। किस चीज पर बहस हो रही है? पिताजी, इस दिवाली पर हमें टीवी और फ्रिज खरीदना है। अच्छा, मैं बक्से में देखता हूँ कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मालू के पिता बक्से से सारे पैसे निकालकर गिनते हैं। बच्चों, हमारे पास तो सिर्फ 4,900 है। इसमें तो कोई एक आइटम भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है हमें टीवी और फ्रिज के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। तभी पिंटू एक अखबार लेकर आता है। एक तरीका है, उज्ज्वला नमक। उज्ज्वला नमक? हाँ, नमक के विज्ञापन में लिखा है कि कंपनी ने 1000 स्पेशल पैकेट्स बनाए हैं। उन 1000 पैकेट्स में से किन्हीं 10 पैकेट में सोने के बिस्किट हैं। तो? अरे बुद्धू, रामपाल चाचा की दुकान पर उज्ज्वला नमक आता है। उनकी दुकान पर जितने पैकेट आते हैं, हम वे सब खरीद लेंगे। किसी ना किसी में तो सोना निकलेगा ही। हाँ, फिर हम सुनार काका को सोना बेच देंगे और टीवी और फ्रिज खरीद लाएंगे। पिंटू और पिंटू के पापा रामपाल चाचा की दुकान पर जाते हैं। मेरे पास इस समय 250 पैकेट हैं। 5000 दो और सारे पैकेट ले जाओ। हमारे पास इस समय 4900 हैं। कोई बात नहीं, 100 बाद में दे देना। पिंटू और पिंटू के पापा उज्ज्वला नमक के 250 पैकेट घर ले जाते हैं। चलो, पैकेट खोलना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सुबह से शाम तक नमक के पैकेट खोलता रहा, लेकिन किसी में सोना नहीं निकला। हमारे घर नमक का ढेर लग चुका है और मात्र 4 पैकेट बचे हैं। वे लोग एक एक पैकेट हाथ में लेते हैं और उन्हें भी खोल देते हैं। अंतिम 4 पैकेट में भी किसी में सोना नहीं मिलता। पूरा परिवार रोने लगता है। उसी समय पिंटू और मालू की मौसी शहर से आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, सब लोग रो क्यों रहे हैं? मालू की माँ अपनी बहन को सब कुछ बताती है। अरे तुम लोग बहुत भोले हो, कोई कंपनी 20 रुपए के नमक में सोना दे देगी क्या? ये सब कंपनियों की चालाकी होती है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए। उधर गुजरात में रमेश बहुत खुश था। सर, आपकी ट्रिक काम कर गई। हमारे नमक की सेल 2 गुनी हो गई है और अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली है कि राजस्थान की एक दुकान से किसी ने 250 नमक के पैकेट खरीदे। हमने लोगों को अच्छा उल्लू बनाया। उस रात पिंटू के घर सब सो रहे थे। रात में पिंटू पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि कोने में एक नमक का पैकेट पड़ा है। लगता है ये पैकेट रह गया।
पिंटू जब वो पैकेट खोलकर सारा नमक बाहर लौटता है तो पैकेट में से 2 सोने के बिस्किट निकल पड़ते हैं। माँ, पिताजी, मौसी, सोना मिल गया। पिंटू के पापा अगले दिन ही बाजार जाकर सोना बेच देते हैं और टीवी और फ्रिज खरीद लाते हैं। ये हुर्रे, अब हम टीवी देखेंगे और ठंडा पानी पिएंगे। नमक में सोने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग दौड़ते हुए रामपाल चाचा की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नमक नहीं मिल पाता। नमक में सोने की खबर रमेश भाई शांतनु तक पहुंचती है। जब हमने नमक में सोना डाला ही नहीं तो उस किसान को हमारे नमक में सोना कैसे मिल गया? सर, हम समुद्र से सोना निकालते हैं। समुद्र में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। वहीं से सोना किसी पैकेट में पैक होकर पहुंच गया होगा। रमेश लालच में अपने गोदाम में जाकर जितने भी पैकेट थे सब खुलवा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। रमेश को बहुत क्रोध आता है। उस किसान ने हमारा सोना बेचकर जो भी खरीदा है, कुछ चोर भेजकर वो सब कुछ उठवा लो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक छोटे से किसान से ईर्ष्या करना सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ करो। उसने हमारे नमक का फायदा उठाया है। एक रात पिंटू के घर चोर घुस आते हैं और सामान चुराने लगते हैं। मालू उस समय ठंडा पानी पीने के लिए उठा था। उसने चोर देखे तो शोर मचा दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और चोर पकड़ लिए गए। पुलिस बुलाई जाती है। चोर कबूल कर लेते हैं कि उन्हें उज्ज्वला कंपनी के मालिक ने भेजा है। खबर अखबार में छप जाती है। लोग उज्ज्वला नमक का बहिष्कार कर देते हैं। रमेश का बहुत नुकसान होता है। तुमने ठीक कहा था। मुझे एक छोटे से किसान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। मैं कितना पागल था और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। तभी तो कहते हैं किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। एका गावामध्ये धनीराम नावाचा एक अकडू आणि घमंडी सेठ राहायचा। एक दिवस धनीरामाची बायको अर्चना धनीरामाला बोलली, अहो ऐका, तुम्ही गाववाल्यांबरोबर एवढा वाईट व्यवहार करता, हे अजिबात बरोबर नाही आहे। तुला किती वेळेस बोललो आहे अर्चना, माझ्या कामाच्या मदत नको येत जाऊ। हे घ्या, बोला आता। आता ह्याच्यामध्ये तुमच्या कामाची गोष्ट कुठे आली हो? अर्चना, माझा स्वतःचा धंदा आहे। मी गावातील सगळ्या लोकांना चांगल्या प्रकारे जर बोललो तर ते माझे सगळे पैसे बुडवतील। एवढं बोलून धनीराम अकडत तिथे आपल्या हवेलीमधून बाहेर निघाला आणि सरळ मुखियाच्या घरी जाऊन पोहोचला। मुखियाजी, तुमच्या जवळच्या मित्राने अजून माझे पैसे व्याजासोबत वापस नाही केलेत। अरे धनीरामजी, देईल तो। आता सध्या त्याची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे। मुखियाजी, तुमच्या बोलण्यावरती मी त्यांना वेळ द्यायचा होता तेवढा दिलाय। आता एक तर मला माझे पैसे द्या, नाहीतर मी त्याची जमीन घेईल। हे बघा, असं नका करू शेठजी। सुखिया बिचारा खूप जास्त गरीब आहे। छोटीशी जमीन आहे त्याची, ज्याच्यामध्ये शेती करून तो आपल्या परिवाराचं पालन पोषण करतो। हा माझा प्रश्न नाहीये। मी तुम्हाला उद्यापर्यंतचा टाइम देतो। उद्यापासून मी तुमच्या जवळ नाही येणार, सरळ सुखिया जवळ जाईल। धनीराम सरळ आपल्या हवेलीमध्ये गेला। धनीरामला बघून त्याचा वफादार साथी कालिया त्याला बोलला, काय झालं शेठजी? आज तुमच्या चेहऱ्यावरती एवढ्या चिंतेच्या रेषा का दिसत आहेत? आता तुला काय सांगू कालिया, हा सुखिया स्वतःला समजतोय काय? आज तर मी मुखियाला पण धमकी दिली आहे। उद्या एक तर मला माझे पैसे पाहिजेत, नाहीतर सुखियाची जमीन। शेठजी, ह्या गोष्टी तर खूप जास्त जुन्या झाल्यात। जेव्हा कोणता शेतकरी पैसे नाही देऊ शकत तेव्हा त्याची जमीन घेतल्या जाते। मला तुझ्या बोलण्याचा अर्थ नाही समजला। धनीरामजी, काही दिवसामध्ये गरमी चालू होणार आहे आणि गरमीच्या दिवसांमध्ये प्रत्येक परिवाराची आवश्यकता असते पंखा आणि कूलर। हो, तर त्याच्यामध्ये नवीन काय गोष्ट आहे?
आपल्या दिमागाची आयडिया चालवा. जवळपास सगळ्या गावांनी तुमच्याकडून काही ना काही कर्ज घेतलंय. त्यांच्या सगळ्यांच्या घराचे पंखे आणि कूलर व्याजाच्या स्वरूपात वापस घ्या. या प्रकारे तुमचं व्याज पण होईल आणि लोक तुमचे कर्जदार पण राहतील. वाह कालिया वाह, तुझ्या बुद्धीची तर मी पहिले पण प्रशंसा करायचो आणि आता तर मी याचा दिवाना झालो. काही दिवसानंतर भयंकर गरमीची सुरुवात झाली. सुखिया बाजारातून नवीन कूलर घेऊन घराकडे आलाच होता की तेव्हा त्याची 12 वर्षाची मुलगी चंपा आनंदात आपल्या आईला बोलली, अगं आई, हे बघ, बाबा बाजारातून नवीन कूलर घेऊन आले आहेत. अहो, काय गरज होती कूलर घेऊन यायची? पहिला तुम्हाला धनीरामाकडून घेतलेला कर्ज पूर्ण द्यायला पाहिजे. तुम्ही तर सांगत होता की धनीराम मुखियाला आमचं शेत छीनण्याची धमकी देऊन गेला आहे. मी काही दिवसानंतर धनीरामजीची पैसा ना पैसा चुकवल चंपा. जर उन्हाळा नसता आला तर मी सगळे पैसे दिले असते. तेव्हा तिथे धनीराम आकडताना कालिया बरोबर पोचला. वाह सुकिया वाह, कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीये तुझ्याकडं, पण बाजारातून नवीन कूलर आणण्यासाठी पैसे आहेत. धनीरामजी, मला फक्त 10 दिवसाची मुदत द्या, मी तुमच्या पैसे देऊन टाकतो. तू पैसे देत राहा सुकिया, पण आता तर व्याजाच्या स्वरूपात तुमचं हे कूलर घेऊन जात आहे मी. धनीराम सुखियाचं कूलर घरातून जबरदस्ती घेऊन गेला आणि संध्याकाळपर्यंत धनीरामने आपल्या हवेलीमध्ये ठेवून दिलं आणि कालियाला बोलला, तुला तोड नाही कालिया. आता ह्या गावातील लोकांना माहित पडेल, जर माझे पैसे वेळेवर नाही दिले तर त्याचा अंजाम काय होतो. तुमचा दबदबा अजून वाढेल शेठजी. जेव्हा लोक गर्मीनं सडतील, जेव्हा ते आपल्या घरातील पंखे आणि कूलर घेण्यासाठी तुमच्यापाशी रडत रडत येतील, तेव्हा तुम्ही मनमानी व्याज घ्या. दुसऱ्या दिवशी सुखियाची मुलगी रडत रडत बोलली, बाबा, आता काय होईल? धनीराम तर आमचा कूलर आणि तुटलेला पंखा पण घेऊन गेले. बाळा, ते फक्त माझंच नाही, खरं तर गावातील सगळ्या घरातील पंखे आणि कूलर घेऊन गेला आहे. आज जेव्हा मी कूलर मागायला गेलो तेव्हा धनीरामनं मला पैसे मागितले. मी त्याला त्याचे अर्धे पैसे वापस केले, तरी पण त्यांनी मला माझं ना कूलर दिलं आणि नाही तुटलेला पंखा पण. जे पण आहे, भयंकर गरमी पडत आहे. आता काय होईल आपलं? हेच तर विचार करून करून माझा दिमाग खराब झाला आहे आरती. आता तर माझ्याकडे बियाणं घ्यायला पण पैसे नाही राहिलेत, ज्यातून मी माझ्या शेतात काही शेती करू शकेल. अरे, मी धान्य विकूनच आपल्या मुली चंपीसाठी कूलर घेतलं होतं. काही दिवसानंतर गावामध्ये खूप जास्त गरमी पडायला लागली. हे सगळं बघून पण धनीरामला त्या सगळ्यांवर अजिबात तरस नाही आला. बघितलं का रिया, सगळे गावातील लोक गरमीमुळे किती परेशान आहेत. तुमचे पैसे नाही देण्याचा अंजाम बघत आहेत शेठजी. इथे सुखिया चिंतित अवस्थेमध्ये आपल्या शेतांकडे बघत होता की तेव्हा गावातला सगळ्यात म्हातारा काका सुखियाकडे येऊन बोलला, काय झालं सुखिया, काय चिंता करत आहेस? आता काय सांगू काका, तुम्हाला तर माहित आहे धनीरामनं गावात सगळ्यांचं आजीवन उद्ध्वस्त केलं आहे. माझ्याकडे तर आता बियाणं घ्यायला पण पैसे नाही राहिले. काका खूपच रहस्यमय अंदाजामध्ये सुखियाला बोलले, मी तुला एक तरकीब सांगतो, ऐक माझी गोष्ट. इथून काही दूर जंगल सुरू होतं. गरमीच्या दिवसात त्या जंगलात एक दुकान लागते आणि त्या दुकानावरती टरबुजाचे बियाणे विकले जातात. तू ते बियाणे घे आणि आपल्या शेतामध्ये लाव. काका, एवढी वाईट गरमी पडत आहे, जोपर्यंत टरबुजाची शेती तयार होईल तोपर्यंत त्याला विकायचा वेळ चालला जाईल. तू ते बियाणं तर घेऊन ये. आणि हो, हे एक रहस्य आहे, या रहस्याचा कधी उलगडा नको करू. एवढं बोलून काका तिथून निघून गेले. हे काका पण ना, कमालची गोष्ट आहे. माझ्याकडे तर पैसेच नाहीयेत. चला जाऊन बघण्यात काय हरकत आहे. मुखिया काकाने सांगितलेल्या रस्त्यावर चालत चालत जंगलामध्ये पोहोचला, जिथे एक छोटीशी दुकान लागलेली होती आणि तिथे वेगवेगळी बी ठेवलेली होती. सुखिया दुकानदाराकडे जाऊन बोलला,
मला तुमचा पत्ता आमच्या गावातील म्हाताऱ्या बाबांनी दिला होता. मला काही बी मिळू शकतं, पण माझ्याजवळ पैसे नाहीयेत. काही गोष्ट नाहीये. तू या टरबुजांच्या बियांना घेऊन जा. बियाण्याची किंमत माझ्याजवळ काही दिवसांनी स्वतःच येईल. मला काही समजलं नाही. काही दिवसानंतर समजेल. सुखिया त्या टरबूजच्या बियांना घेऊन आपल्या घरी निघून गेला आणि सगळी घटना आपल्या बायकोला सांगायला लागला. उद्यापासून मी आणि चमकी पण तुमच्या बरोबर शेतामध्ये काम करणार. ह्याच बहाने शेतामध्ये थोडी हवा तर खायला भेटेल. सुखिया त्या बियांना पेरायला लागला. दुसऱ्या दिवस सुखिया आणि त्याचा कुटुंब जेव्हा आपल्या शेतांमध्ये पोचला तर समोरचा दृश्य पाहून त्यांचं तोंड आश्चर्याने मोठं होऊन गेलं. शेतामध्ये खूप मोठ्या आकाराचे टरबूज ठेवलेले होते. अरे आरती, एका रात्रीत कोणतं धान्य येतं आणि ते पण एवढे मोठे? समजत तर मला पण काही येत नाहीये. ह्या टरबुजांना कापून ह्यांचं आपण गच्ची पण बनवू शकतो. सुखिया एक मोठा टरबूज उचलतो आणि त्याला मधून कापून टाकतो आणि आपल्या मुलीला खाडवायला लागतो. अचानक चमकी उन्हामुळे बेशुद्ध पडते. चमकी, काय झालं बाळा? डोळे उघड. मला वाटतं ही उन्हामुळे बेशुद्ध पडली आहे. सुखिया ताबडतोब त्या कलिंगडाच्या सालाला छत्रीचा आकार देऊन चमकीच्या वरती ठेवतो. अचानक चमकी होशमध्ये आली आणि आपल्या बाबांना बोलली, बाबा, गरमी इतक्या लवकर संपली? हे काय बोलत आहेस तू? बाबा, या कलिंगडाच्या छत्रीच्या खाली तर खूप चांगलं वाटत आहे. असं वाटत आहे जसं मी कूलरच्या समोर उभी आहे. चमकीचं बोलणं ऐकून सुखियाने ताबडतोब 2 कलिंगड कापून त्यांची छत्री बनवली. सुखिया आणि त्याच्या बायकोला बर्फासारखी थंडाचा अहसास व्हायला लागला. अहो, शेवटी हे कसल्या कलिंगडांची बी आणलाय तुम्ही, जे इतके चमत्कारी कलिंगड आमच्या शेतामध्ये उगून आले आहेत? सुखिया हसत हसत बोलला, हे एक रहस्य आहे आरती. बाबा, आमचं पूर्ण गाव गरमीच्यामुळे परेशान आहे. तुम्ही टरबूज विकण्याच्या जागेटी टरबूजची छत्री का नाही बनवून विकत? सुखियाला चमकीचा उपाय खूप आवडला. सुखिया बाजारामध्ये कलिंगडांचे छत्री विकायला निघून गेला. एक माणूस जो गर्मीने खूप परेशान होता तो तिथे येऊन बोलला, अरे भैया, खूप जास्त गरमी पडत आहे आणि ह्या प्रकारची छत्री तर मी पहिल्यांदा बघितली आहे. हे टरबुजाची छत्री आहे. ह्या छत्रीच्या खाली तुम्हाला बर्फासारखी थंडी वाजेल. तर द्या, मला पण एक द्या. तो ग्राहक जसंच त्या टरबूजच्या छत्रीच्या खाली आला त्याला आपल्या शरीरामध्ये थंड महसूस झाली. भैया, मजा आली. तुमचं हे टरबुजाची छत्री तर खूपच चमत्कारी आहे. काहीच दिवसामध्ये पूर्ण गाव सुखियाची कलिंगडाची छत्री वापरायला लागला होता. हे बघून कूलर आणि पंख्यावाल्याच्या दुकानदारांची दुकानदारी संपायला लागली होती. त्या सगळ्यांनी एक मीटिंग बोलवली. मीटिंग मध्ये एक दुकानदार सगळ्या दुकानदारांना बोलला, हे सगळं धनीराममुळे झालं आहे. जर त्यानं सगळ्या गावाचे पंखे आणि कूलर व्याजामुळे नसता घेऊन गेला, नाहीतर सुखियाच्या टरबुजाची छत्री प्रसिद्ध नसते झाले. अरे, त्याच्या छत्रीच्या खाली तर लोकांना थंडी महसूस होते, तर लोक आपल्याकडून कूलर आणि पंखे का विकत घेतील सांगा? त्या सगळ्याच्या मागे धनीराम आहे आणि त्याचा सोबती कालिया. त्या दोघांचा दिमाग काही जास्तच चालतो. आता आपल्याला त्यांना सबक दाखवावाच लागेल. ते सगळे दुकानदार एकत्रित होऊन दुसरा दिवस धनीरामाच्या घराकडे जाऊन पोचले. एवढ्या दुकानदारांना बघून धनीराम आणि कालिया घाबरून जातात. तुम्ही इथं काय करत आहात? हे सगळं तुझ्याच करणीचा आसार आहे, जे की आम्हाला एवढं नुकसान होत आहे. एवढं बोलून दुकानदार सगळ्या दुकानदारांना बोलला, बघत काय आहे त्या, मारा याला. धनीराम आणि कालिया गाव सोडून पळून गेले. सुखियाची आर्थिक स्थिती आता खूप जास्त सुधारलेली होती. सुखिया म्हाताऱ्या काकाकडे जाऊन बोलला, काका, शेवटी ते दुकानदार कोणते बीज विकतो का आत्ता पण तुम्ही मला त्या रहस्याबद्दल नाही सांगणार? मला त्याबद्दल माझ्या परदादांनी सांगितलं होतं. त्या दिवसात कूलर पंखे नसायचे, तर ते सगळे
ह्या टरबूजच्या छत्रीचाच वापर करायचे. सुखिया हसत हसत आपल्या घरी निघून गेला. सुखिया आज पण कलिंगडाची छत्री बनवून विकतो. राजपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं. एक समय पर ये गांव बंजर जमीन हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने उस बंजर जमीन को खोदकर यहाँ पर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत से ही इस गांव में जीवन संभव हो पाया है. मैं सोच रहा था कि हमारे गांव का कुछ विकास होना चाहिए ताकि गांव को जीवन जीने के लिए और भी सुख सुविधाएं मिले. हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर ये होगा कैसे? और कैसे? जाकर हमें सरकार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी. तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भाई? आज तक क्या सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया है भला, जो अब कुछ करेगी? हाँ, बात तो तुमने ठीक कही है, पर हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए. तो ऐसा करो, तुम ही जाकर बात कराओ. अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनी तो इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती. तुम्हारी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई भाई, पर मैं जाकर देखता हूँ. क्या पता सरकार को मेरी बात समझ में आ जाए. नंदू वहाँ से सीधे सरकारी विभाग की तरफ जाता है. पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम तक वो सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दफ्तर से सभी लोग जा चुके हैं और वहाँ का चपरासी दफ्तर को ताला लगा रहा है. कौन हो भाई तुम, और इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से, और अपने गांव के विकास के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ. अभी तो ऑफिस बंद हो गया है. ऐसा करो, तुम कल आ जाओ. ठीक है, मैं कल आता हूँ. नंदू वहाँ से फिर से पैदल घर के लिए चल देता है और उसको घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है. पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ. अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी सरकारी दफ्तर जा सकूं. नंदू सुबह का बासी खाना खाकर सो जाता है, पर वो आज बहुत थका हुआ है, इसीलिए सुबह को उसकी नींद देर से खुलती है. वो बाहर आकर देखता है कि सूरज तो सिर पर चढ़ आया है. ये मुझे आज क्या हो गया? आंखें नहीं खुली. जल्दी से दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो आज फिर से देर हो जाएगी. नंदू बिना खाना खाए ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ता है. वो दिन भर भूखे पेट ही पैदल चलकर शाम होने से पहले दफ्तर जा पहुंचता है. वहां देखता है कि एक लेडी दफ्तर से बाहर निकलने के लिए आ रही है. जी, क्या आप इसी दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, क्यों? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से. नंदू आगे कुछ कह पाता तब तक वो लेडी उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारी जो भी समस्या है कल ऑफिस में आकर बताना. अभी तो मैं घर जा रही हूँ. आप घर जा रही हैं, पर अभी तो ऑफिस का समय है. क्यों नहीं जा सकती घर? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी समस्या सुन लीजिए और आपसे जो हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए. अभी मैं घर जा रही हूँ, तुम कल आ जाओ. मैं कल तुम्हारी समस्या सुन लूंगी. देखिए मैडम, मैं कल भी आया था और देखा कि दफ्तर में कोई नहीं है, इसलिए आज जल्दी आ गया, और आज भी आप जल्दी घर जा रही हैं. आप कम से कम मेरी समस्या तो सुन लीजिए. मैं अभी कुछ भी नहीं सुनूंगी. जो भी कहना है कल आकर कहना. इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है. नंदू उसको आवाज भी लगाता है, पर वो लेडी उसकी आवाज को अनसुना करके अपने घर चली जाती है और नंदू अपना उदास चेहरा लिए दफ्तर को देखने लगता है. तभी वहाँ का चपरासी बाहर आता है और दफ्तर को ताला लगाता है. कल आ जाओ भाई, इसी तरह यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है. तुमने कल भी यही बात कही थी भाई, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया था, लेकिन तुम्हारी ये मैडम तो आज समय से पहले ही चली गई. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अफसर लोग हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं. अब भला उनको कौन रोक सकता है? अब तो मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कल जब मैं घर से आऊं तब तक तुम्हारी मैडम फिर से घर चली जाए. जैसी तुम्हारी मर्जी. वैसे यहाँ रात को बहुत ठंड लगती है. तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने गांव की भलाई के लिए ये ठंड सह सकता हूँ. वो चपरासी वहाँ से चला जाता है और नंदू वहीं दफ्तर के बाहर
अगली सुबह होने का इंतजार करता है। पूरी रात वो ठंड में ठिठुरता है और अगली सुबह होने पर मैडम के आने का इंतजार करता है। आधा दिन बीत जाने के बाद मैडम दफ्तर में आती हैं। नंदू उनके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। मैडम, हमारे गांव में सरकार द्वारा कोई भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे गांव में कुछ योजनाएं लाए ताकि गांव वालों का जीवन और भी सुलभ हो सके। तुम्हारे गांव में खेती तो होती है ना? जी हाँ, हमने खुद ही खेत बनाए हैं, हाथों से खोद कर। जब खेती होती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? खेतों में अनाज बो और उसे काटो। फिलहाल हमारे पास तुम्हारे गांव के लिए कोई भी योजना नहीं है। नंदू उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और नंदू को मन में निराशा भरकर वहाँ से खाली हाथ अपने गांव वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर नमकू उसको देखकर समझ जाता है कि क्या बात है। तुम्हारे उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया है, पर तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। अब सभी गांव वाले एक पंचायत बिठाते हैं और वहां पर फैसला लेते हैं कि अब इस गांव को पर्यटन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर गांव में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। अब देखना, लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आएंगे। चारों तरफ पहाड़ हैं और झरने हैं, साथ ही फूल लगाकर हमने अपने गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। कुछ दिनों में वहाँ कुछ अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और उनको गांव बहुत पसंद आता है। शाम को घूमने के बाद वो गांव वालों से चाय और नमकीन मांगते हैं। बेटा, चाय तो हम लोग हर दिन पीते हैं, पर ये नमकीन आज तक नहीं पी। अरे आंटी, ये नमकीन पीने के लिए नहीं, खाने के लिए होती है। इसको चाय के साथ खाते हैं। खाते होंगे बेटा तुम्हारे देश में, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी जाती है। नहीं आंटी, नमकीन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत में भी खाई जाती है। मुझे तो नहीं पता बेटी, मैं तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। आंटी, हम लोगों को चाय के साथ नमकीन खाने की आदत है, बिना नमकीन के हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तुम कह रही हो तो सच ही होगा, पर बेटा मेरे पास नमकीन तो नहीं है। ठीक है आंटी, आपने बड़े प्यार से चाय बनाई है, इसलिए हम सभी इस बार बिना नमकीन के ही चाय पी लेते हैं, पर अगली बार से आप चाय के साथ नमकीन भी दीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपकी चाय नहीं पिएगा। ठीक है बेटा, मैं किसी को शहर भेजकर नमकीन मंगवा लूंगी। सभी अंग्रेज बिना नमकीन के ही चाय पी रहे थे। थोड़ी चाय पीने के बाद उनको बिना नमकीन की चाय पसंद नहीं आती और वो सभी चाय फेंक देते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा को बुरा लगता है। अंग्रेज बूढ़ी अम्मा को उनकी चाय का पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब अम्मा नमकू को आवाज लगाती है, नमकू, अरे बेटा नमकू, जल्दी यहाँ आ जा। बूढ़ी अम्मा के बुलाने पर नमकू अम्मा के पास आता है। हाँ माँ, बताओ कैसी चल रही है आपकी चाय की दुकान? दुकान तो ठीक चल रही है बेटा, पर ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि उनको चाय के साथ नमकीन भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो वो चाय भी नहीं पिएंगे। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊंगी नमकीन? नमकीन तो अम्मा बाजार में मिलेगी, पर वो बहुत महंगी है। ठीक है बेटा, ये ले, कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तू बाजार से नमकीन लेकर आ जा। नमकू अम्मा से पैसे लेता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। दिन भर पैदल चलने के बाद नमकू शाम तक बाजार पहुंचता है और उसको वापस आते आते रात हो जाती है। वो बाजार से आधी रात में नमकीन लेकर घर आता है। रात बहुत हो गई है, अम्मा सो गई होंगी। कल सुबह जाकर ये नमकीन अम्मा को दे आऊंगा। नमकू सो जाता है और सुबह होने पर अम्मा के पास जाकर नमकीन अम्मा को देता है। ये लो अम्मा, तुम्हारी नमकीन। अम्मा नमकीन की पुड़िया अपने हाथों में पकड़ती है। ये क्या है नमकू,
ये तो थोड़ी सी है। क्या तू और तेरे घर वाले रात को मेरी नमकीन खा गए? नहीं अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी नमकीन क्यों खाऊंगा? तुमने जो पैसे दिए मैं उन पूरे पैसों के ले आया। तो क्या उतने पैसों में इतनी ही नमकीन मिलती है? हाँ अम्मा, नमकीन का दाम बहुत ज्यादा है। तुम जितने की एक हफ्ते में चाय बेचती हो, उतने पैसे में तो सिर्फ 2 लोगों को एक बार चाय के साथ खाने के लिए नमकीन आएगी। तो क्या मुझे अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी? नहीं अम्मा, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, क्योंकि ये समस्या सभी गांव वालों के लिए है जिनकी चाय की दुकान है। गांव में फिर से एक पंचायत बैठती है और सभी लोग इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जैसे गांव में बाकी चीजों की खेती की जाती है, उसी तरह से गांव में नमकीन की भी खेती की जाए। हाँ, ये सही बात है। हम लोग आज से नमकीन की भी खेती करेंगे। अब इस बार सभी लोग अपने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से नमकीन खरीद कर ले आते हैं और उसको अपने अपने खेतों में बो देते हैं। पर उनके खेतों में नमकीन नहीं उगती। ये देखकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तुम लोग निराश क्यों हो रहे हो? भूल गए जब इस गांव में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों ने अपने हाथों से खोद कर यहाँ खेत बनाए थे और एक एक खेत को बनाने में हमको महीनों लग जाते थे। नहीं अम्मा, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं। और जब खेतों में नमकीन उग ही नहीं रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस समस्या के समाधान के लिए गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं एक गुरुजी को जानती हूँ, वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। अम्मा वहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाती है, जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा में साधना कर रहे थे। अम्मा उनको अपनी समस्या बताती हैं, जिस पर गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं और अम्मा उस